Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर शहबाज सत्यार्थी विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं और मेरा जो पाठ्यक्रम है उसका शीर्षक है अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज मैं अपने 9वें विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस व्याख्यान का जो हेडिंग है, जो इसका नाम है, वह है मानसिक आघात। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मानसिक आघात, जिसे हम नर्वस शॉक के नाम से भी जानते हैं, इसे तंत्रिकाघात भी बोलते हैं। जब भी हम किसी अपकृत्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई क्षति हुई है, उसे कोई हानि हुई है। सामान्यतः जब हम आघात की बात करते हैं तो किसी शारीरिक क्षति को लेकर हम बात करते हैं, जैसे किसी नुकीली वस्तु से किसी पर हमला करके उसको क्षति पहुंचाना, जैसे कभी किसी तलवार से किसी को क्षति पहुंचाना। लेकिन इस विशेष अपकृत्य में ऐसा होता है कि कोई भी शारीरिक क्षति नहीं होती है, हालांकि मानसिक रूप से उस व्यक्ति को चोट होती है, उसकी मानसिक तंत्रिकाओं पर चोट होती है और जिसकी वजह से उसे कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में वह प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद लाता है, क्योंकि ऐसा प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण हुआ है। सामान्यतः यह जो नर्वस शॉक है, जिसे हम मानसिक आघात या तंत्रिकाघात भी कहते हैं, यह नेग्लिजेंस, उपेक्षा का जो विषय है उसी के अंतर्गत आता है। हालांकि इस विधि का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वह काफ़ी पुराना नहीं है, दीर्घकालीन नहीं है। इसका विकास बहुत बाद में हुआ है और कई सारे ऐसे वादों में इस पर निरंतर विकास किया गया है। और इसके जो सिद्धांत हैं वह सामान्यतः कोर्ट ने समय समय पर बदलाव करते हुए परिवर्तित किए हैं और उनमें कुछ न कुछ सुधार किया है। जब भी हम इस मानसिक आघात की बात करते हैं तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती हैं, उनमें जो संवेदनाएं होती हैं, उनमें जो करुणा होती है, कई बार उनकी वजह से भी व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब उन पर कोई चोट होती है। तो निश्चित रूप से सिर्फ शारीरिक क्षति को ही मानना अपकृत्य विधि में यह सही नहीं होगा, वरन अगर हम इस तरह की क्षति को भी अगर मान्यता दें, जैसा कि किया भी गया 1897 में जब इसको मान्यता दी गई, तब इसी सोच के साथ इसको मान्यता दी गई कि हाँ, इस तरह से भी किसी व्यक्ति को क्षति या हानि कारित की जा सकती है और उसके लिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि इसका विकास बाद में शुरू हुआ, 1897 से शुरू हुआ, तो पहले भी कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई होंगी जब यह देखा गया होगा कि इस तरह के अपकृत्य को मान्यता नहीं मिली। और इसी तरह का एक संदर्भ आता है जो कोल्टा के केस में हुआ था। यहाँ पर एक विक्टोरियन रेलवे कमिश्नर के विरुद्ध एक वाद लाया गया था एक परिवार के द्वारा, और उस वाद में ऐसा हुआ था कि परिवार के सभी सदस्य एक बग्गी में, उस समय बहुत ज़्यादा रेलवे थी नहीं, कहीं कहीं रेलवे थी और रेलवे ट्रैक्स भी कम थे और जहाँ भी थे वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं भी उस तरह की नहीं थी जो आज के समय में हम देख पाते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के रख रखाव या उनके मेंटेनेंस या जो भी क्रॉसिंग्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वह भिन्न है और उस समय की परिस्थितियाँ भिन्न थी। तो एक परिवार बग्घी में यात्रा कर रहा था और एक जगह पे रेलवे क्रॉसिंग मिला और वहाँ पर गेटमैन था। गेटमैन ने एक दरवाज़ा खोला और उनको अनुमति दी आगे बढ़ने की। थोड़ी ही देर में, और उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरकर आगे बढ़ रहा था और बाकी के परिवार के सदस्य उस बग्घी में ही थे।
जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़े और एक सदस्य जो आगे चल रहा था कुछ दूरी पर था, अचानक से गेटमैन ने आवाज़ दी, ओ गॉड, ये क्या हो गया। इसका अर्थ ये था कि गेटमैन ने गलती से वह गेट खोल दिया था। उसी वक्त एक ट्रेन आने वाली थी जिसका उसने संज्ञान नहीं लिया, और जैसे ही उसने कहा तो अब इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो पीछे आए, और एक व्यक्ति जो आगे था वो किसी भी तरह से वह गेट को पार कर पाया। बहुत ही नैरो एस्केप था, और ट्रेन आई और गुजर गई, बग्गी को रोक लिया गया था, और गनीमत था कि एक जो गेट था उसको गेटमैन ने नहीं खोला था। तो बग्गी जब रुक गई और नैरो एस्केप हुआ, बहुत ही मामूली अंतर से बग्गी उस ट्रेन से टकराने से बची। जब ट्रेन पूरी गुजर गई और उसमें जो बैठी मिसेस कोल्टा थी, उनको एक आघात हुआ इस घटना को देखकर, और उनको लगा कि जेम्स जो आगे चल रहा था शायद वह ट्रेन के चपेटे में आ गया, ऐसा कुछ उनको लगा, और वह मूर्छित होकर अपने पति के कंधे पर गिर गई। बाद में उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म भी दिया, और उनको अन्य कई शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि मेमोरी लॉस, जैसे कि उनको दृष्टि में बाधा उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह की कई शारीरिक समस्याओं के उत्पन्न होने के बाद उन्होंने प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर गेटमैन की लापरवाही को देखते हुए विक्टोरिया रेलवे के कमिश्नर के विरुद्ध एक वाद दायर किया। जब यह वाद कोर्ट के सामने लाया गया, तब यह देखा गया, कोर्ट ने यह फैक्ट को एनालिसिस करते हुए पाया कि चूंकि यह जो संभावना थी इस दुर्घटना की, वह कहीं से भी फोर्सिएबल नहीं थी, और जो रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी का जो दायरा था उससे बाहर थी, और यहाँ कोई भी शारीरिक क्षति नहीं हुई थी। तो जब कोई शारीरिक क्षति नहीं हुई तो इस तरह के वाद में कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर कि कुछ मानसिक रूप से उनको परेशानी हुई, उनको एक मूर्छा हुई, उसके बाद से बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हुए, उन्होंने मृत बच्चे को जन्म दिया, दृष्टि बाधा हुई, या फिर मेमोरी लॉस हुई, तो इसमें कोर्ट ने इस तरह के अपकृत्य को मान्यता देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह के अपकृत्य को मान्यता नहीं देते हैं जिसमें किसी भी तरह की डायरेक्ट क्षति नहीं हुई है। यह 1888 की घटना है, और इसमें यह मैटर प्रिवी काउंसिल तक गया था। हालांकि पूर्व के न्यायालयों ने निचले स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, दोनों स्तर पर यह निर्णय मिसेस कोल्टा के पक्ष में दिया था। लेकिन जब विक्टोरियन रेलवे इसको प्रिवी काउंसिल के सामने ले गई, और वहाँ पर जब प्रिवी काउंसिल ने इसका निर्णय दिया तो उनका मत भिन्न था, और उन्होंने कहा कि ऐसी क्षति को मान्यता नहीं दी जा सकती है जिसमें बिना किसी प्रत्यक्ष संस्पर्श के देखने और सुनने के माध्यम से कारित आघात के रूप में किसी मनुष्य को सहन करनी पड़ती है। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ये तंत्रिका घात है या मानसिक आघात है, यह मूलतः किसी भी घटना को देखने या किसी बात को सुनने के द्वारा ही होती है। इसमें किसी शारीरिक संस्पर्श का मामला नहीं होता है। बिना किसी शारीरिक संस्पर्श के ही जब सुनने या देखने मात्र से ही अगर किसी तरह की क्षति हो रही है, तो ऐसे कृत्य को हम तंत्रिका घात कहते हैं, और इसे अपकृत्य बाद में माना गया। अब हम आगे जब इसकी चर्चा करते हैं कि कब इसको मान्यता दी गई, तो पहला ऐसा मामला आया 1897 में। यह था विल्किंसन बनाम डाउनटन। सो विल्किंसन बनाम डाउनटन में आप सभी जानते हैं कि कई बार लोग प्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं, मजाक में कई ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको बुरी लगती हैं, या फिर उनसे आपको किसी तरह की पीड़ा होती है, कई बार मानसिक पीड़ा होती है। तो कई बार लोग विनोद में, मजाक में, हंसी मजाक में ऐसी बातें कर देते हैं। तो इस वाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी व्यक्ति ने, जो इसमें प्रतिवादी थे, उन्होंने मजाक में ही एक महिला से यह कहा कि आपके पति की दोनों टांगें टूट गई हैं। तो यह बात विनोद में कही गई थी, मजाक में कही गई थी कि आपके पति की दोनों टांगें टूट गई हैं। लेकिन
किसी महिला के लिए उसके पति के स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, यह हम अच्छी भाली समझते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जब यह देखा गया कि उस महिला को इसका आघात हुआ और उसकी वजह से उसे कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा, वह गंभीर रूप से बीमार हो गई, क्योंकि यह खबर उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। उसके मानसिक तंत्रिकाओं को इससे आघात पहुंचा कि उसके पति की दोनों टांगें टूट गई हैं, और इस समाचार के बाद से ही उसे कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा। और इसमें जब उसने एक वाद दायर किया प्रतिवादियों के विरुद्ध कि मुझे तंत्रिकाघात हुआ और इस तंत्रिकाघात की वजह से, इस अपकृत्य की वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और उसके लिए क्षतिपूर्ति कराई जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको मान्यता दी गई, लेकिन मान्यता देते वक्त एक शर्त भी रखी गई। और इस वाद में जब मान्यता दी गई तो मान्यता देने में, जैसे कि इसमें जो जज थे उन्होंने एक शर्त भी रख दी थी और कहा कि ये जरूर अपकृत्य है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसी तरह बाद में एक और वाद आया, डिल्यू बनाम वाइट एंड सन्स। सो डिल्यू बनाम वाइट एंड सन्स में भी इस मानसिक आघात की वजह से जो उत्पन्न शारीरिक क्षतियाँ थी उनके विरुद्ध कार्रवाई को मान्यता दी गई। इस वाद में ऐसा हुआ कि एक घोड़ा गाड़ी थी और उस घोड़ा गाड़ी को एक सेवक चला रहा था, मालिक द्वारा नहीं चलाया जा रहा था, सेवक द्वारा चलाया जा रहा था। तो प्रतिवादी का जो सेवक था उसने लापरवाही पूर्वक इस घोड़ा गाड़ी को किसी पब्लिक प्लेस पे, जो सार्वजनिक स्थान था, एक सार्वजनिक गृह था, वहाँ पे प्रवेश करा दिया। अब इस घोड़ा गाड़ी के अचानक से उस सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने की वजह से वहाँ खड़ी एक महिला, जो उस स्थान पर जो एक खिड़की थी उसके पीछे खड़ी थी, यद्यपि शारीरिक रूप से उसे कोई क्षति नहीं हुई, कहीं से भी कोई शारीरिक संस्पर्श नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि घोड़ा गाड़ी अचानक से उस सार्वजनिक गृह में प्रवेश कर गई और इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि कभी कोई घोड़ा गाड़ी इस तरह के सार्वजनिक स्थान में भी प्रवेश कर जाएगी, तो उसके लिए एक तरह का ये शौक था। और इसकी वजह से जब ये शौक हुआ तो इसकी वजह से वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसने एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया। और जो प्रीमेच्योर बेबी का जन्म हुआ वह एक मृत बच्चे का जन्म हुआ, और इस शौक की वजह से वह बच्चा इस महिला के गर्भ में ही मर चुका था। अब इस मामले में जब वाद दायर किया गया तो फिर वही यहाँ पर प्रश्न उठा कि शारीरिक संस्पर्श तो हुआ नहीं, वहाँ महिला खड़ी थी, खिड़की के पास खड़ी थी, और इस घोड़ा गाड़ी के मात्र प्रवेश करने से क्या उसे जो क्षति क्लेम की गई है उसके लिए क्षतिपूर्ति देना कहाँ तक जायज़ है। इस तरह के प्रश्न और आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, लेकिन कोर्ट ने यहाँ यह मान्यता दी कि हाँ, कई बार बिना शारीरिक संस्पर्श के भी क्षति कारित की जा सकती है। और चूंकि यहाँ मानसिक आघात का मामला है, तंत्रिकाघात का मामला है, और इसमें इस महिला को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है, एक मृत बच्चे को जन्म देना पड़ा है समय से पूर्व, तो यह निश्चित रूप से ऐसी क्षति है जिसके लिए वह क्षतिपूर्ति के लिए हकदार है। और इसमें कार्यवाही को मान्यता दी गई और उसको आगे बढ़ाया गया। और यहाँ भी कहा गया कि एक शर्त है, शर्त के साथ ही यह मान्यता दी गई। शर्त यह था कि जब भी यह आघात हो तो वह आपके स्वयं के विरुद्ध जो हानि होने की संभावना है, आपके स्वयं के शरीर को जो हानि होने की संभावना है, उसको देखकर या सुनकर होनी चाहिए, किसी अन्य को देखकर नहीं। तो इस तरह के वाद में जब हम देखते हैं कि यहाँ उस महिला को क्षति होने की जो संभावना थी, हाँ, क्योंकि वह स्वयं वहाँ खड़ी थी और घोड़ा गाड़ी के अचानक प्रवेश कर जाने की वजह से यह क्षति उसको कारित होने वाली थी, तो ऐसे में जब उसको यह लगा कि यह शारीरिक क्षति मुझे होगी तो निश्चित रूप से वह क्षतिपूर्ति के लिए हकदार थी। लेकिन आगे और भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के मामलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह शर्त यहाँ जरूर रख दी कि यह जब भी इस तरह के अपकृत्य में कार्रवाई होगी, जब भी इस तरह के अपकृत्य में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी,
उसमें यह जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह क्षति वादी के स्वयं के शरीर के विरुद्ध होने वाली हानि के लिए यह तंत्रिक घात हुआ है, यह मानसिक आघात हुआ है, किसी अन्य के लिए नहीं। हालांकि यह अलग बात है कि बाद में चलकर इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस केस में यह शर्त जरूर रखी गई थी। बाद में एक और वाद आता है हैम्ब्रुक बनाम स्टोक्स ब्रदर्स। हैम्ब्रुक बनाम स्टोक ब्रदर्स में ऐसा हुआ कि इसमें एक सकरी गली थी और उसमें एक ढलान था, और उस ढलान में एक महिला अपने बच्चे को छोड़कर गई थी, उस गली में अपने बच्चे को छोड़कर गई। अचानक से एक लॉरी आती है और तीव्र गति से उस ढली हुई सड़क और जो सकड़ी सड़क है उस पर वह दौड़ती जा रही है, एक लॉरी। अब किसी भी माँ के लिए जब उसका बच्चा अकेले हो और इस तरह से कोई वाहन अगर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, गली सकरी है, पता है कि इसमें बचने के बहुत कम चांसेस होंगे अगर कोई सामने आएगा, क्योंकि जगह होता नहीं है बचाने के लिए भी, ना तो लॉरी वाले के पास जगह होगा, ना ही कोई व्यक्ति जो उसके चपेट में आ रहा होगा उसके पास जगह होगा। सकरी गली है और ढलान भी है, और उस ढलान पर वह लॉरी तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब इस महिला को भय हुआ कि उसका बच्चा वहाँ था, उस गली में ही था जिसको वह छोड़कर आई थी। अब उसको भय हुआ। थोड़ी देर बाद किसी अनजान व्यक्ति ने यह सूचना दी कि जो बच्चा दुर्घटना में घायल हुआ है और जो उसका डिस्क्रिप्शन है, जो उसका हुलिया है, जो उसका रंग काठी है, उसको देखकर महिला को यह लगा कि यह मेरा ही बच्चा है जो उस लॉरी के चपेट में आया है। तो जब किसी देखने वाले ने जब डिस्क्रिप्शन दिया उस बच्चे का और इस महिला ने सुना कि उसका बच्चा ही है जो उस लॉरी की चपेट में आ चुका है और घायल हुआ है, तो इस महिला को उसका आघात पहुंचता है, उसका मानसिक आघात पहुंचता है, और जिसकी वजह से उसको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि स्वयं वह महिला उस लॉरी की परिधि से बाहर थी। लॉरी की परिधि में उसका बच्चा था, वह स्वयं नहीं थी। तो जैसा कि हमने पिछले वाद में देखा, वहाँ पे जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि यह शर्त है कि वादी को अपने शरीर के प्रति होने वाली हानि की संभावना की वजह से यह मानसिक आघात हुआ होना आवश्यक है, यह शर्त है, तभी इस तरह के अपकृत्य को मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा इस तरह के अपकृत्य को मान्यता नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर हम इस वाद में देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ढलान पर तो बच्चा है, माता जो है उस लॉरी की और उससे होने वाले किसी भी खतरे के संभावना से बाहर है, उसकी परिधि से बाहर है। तो क्या इस तरह के वाद में हम इस अपकृत्य को मान्यता दे सकते हैं? क्या इस तरह के वाद में हम प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं और वादी को क्षतिपूर्ति के लिए हकदार मान सकते हैं? तो इसका जब निर्णय किया गया तो उसमें ऐसा देखा गया कि जो दृष्टांत न्यायाधिपति कैनेडी ने स्थापित की थी, उस ड्यूलिट वर्सेस वाइट में, वाइट एंड सन्स का जो केस था, ड्यूलिट वर्सेस वाइट एंड सन्स, उस केस में जो भी दृष्टांत था जस्टिस कैनेडी का, जो कि चीफ जस्टिस भी थे, उसको और उनके द्वारा लगाई गई शर्तों को कहाँ तक जायज माना गया और क्या उसमें कुछ बदलाव करने की संभावना थी या नहीं थी। तो इस केस में जो जस्टिस एटकिन थे, जस्टिस एटकिन ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, और जस्टिस एटकिन के अनुसार हालांकि वह महिला उस परिधि से बाहर थी, स्वयं को उसको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपके बिल्कुल करीब होते हैं और आपके प्यारे होते हैं और जिनसे आपका एक विशेष लगाव होता है, एक विशेष संबंध होता है, तो उनको होने वाले आघात या उन संभावनाओं के लिए भी आप कई बार दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक करुणा है। कई बार ऐसा कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कठोर हृदय का व्यक्ति है, वह भी कभी किसी अपने को देखकर रो लेता है या किसी अपने को कष्ट में देखकर आंसू उसके आ जाते हैं। तो ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई क्षति मुझे होने वाली है
या कोई आघात मुझे होने वाला है, सिर्फ इसकी संभावना से मैं डर जाऊं या मुझे कोई रोना आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने लिए ना आकर किसी और के लिए ऐसा आ सकता है, लेकिन वो और कौन होगा, सवाल ये है। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि मेनली जो यह अपकृत्य होता है, इसमें यह देखा जाता है कि जो वादी है, यह क्षति उस वादी के शरीर को ही होने वाली हो मेनली। लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसा कि इस वाद में भी देखा गया, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जिनको बाद में कई सारे निर्णयों में कोर्ट ने मान्यता दी और कहा कि हाँ, ऐसी परिस्थितियों में भी यह माना जा सकता है कि हाँ, इससे तंत्रिकाघात हो सकता है, मानसिक आघात हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिसमें आप भले ही उस परिधि से बाहर हों, लेकिन यह माना जाएगा कि आपको तंत्रिकाघात उससे हो सकता है, या आपके ऊपर होने वाले आघात से कई बार यह बड़ी बात होती है। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, इस के पहले वाले वाद में भी जैसा हमने देखा कि एक माँ जो होती है, और इस केस में माँ उस परिधि से बाहर है, दूसरे केस में एक माँ ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था, उसके पहले वाले केस में भी एक माँ ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। तो माँ की जो भावना होती है, माँ की जो करुणा होती है, और जो भी पेरेंट्स होते हैं उनका अपने बच्चों के लिए जो भाव होता है, और उनकी सुरक्षा और उनके शारीरिक सुरक्षा को लेकर जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए, तो यह स्वाभाविक है कि इस तरह का आघात उनको हो सकता है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और अन्य भी कई रिलेशंस हैं, जैसे कि पति और पत्नी का रिलेशन है। अगर पत्नी को कोई क्षति कारित कोई करने जा रहा है, या संभावना है कि उसको कोई क्षति होने जा रही है, और उसको देखकर अगर आपको कोई मानसिक आघात होता है, तो बिल्कुल यह मानने योग्य बात है और इसको मान्यता दी जानी चाहिए। इसी तरह अगर कोई आपका डोमेस्टिक पार्टनर है, उसके साथ अगर ऐसा होने जा रहा है, अगर आप किसी के गार्जियन हैं, अगर आपके माता पिता हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको इस तरह के तंत्रिकाघात की वजह से जो क्षति हुई है, उसके लिए क्षतिपूर्ति दिलाने की मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस केस में जब यह मैटर जस्टिस एटकिन के सामने आया, और चूंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो केस लॉ बेस्ड लॉ है, और इसमें हम पूर्व के जो निर्णय हैं उनके आधार पर ही बहुत सारे निर्णय किए जाते हैं, कई बार उसमें बदलाव किए जाते हैं, बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं जो पूर्व के निर्णय हैं, लेकिन जो जजमेंट दिया जाता है उसमें कोई लिखित संविधि नहीं है। जब कोई लिखित संविधि नहीं है तो निर्णयों के आधार पर ही इसको देखा जाता है। तो इस वाद में भी जब उदाहरण के स्वरूप पुराने वाद को जब रखा गया, जो डिलुट बनाम वाइट एंड सन्स का केस था, तो कहा गया कि उसमें ऐसा हुआ था, और इस केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शर्त वहाँ रखी गई थी। यहाँ यह शर्त मान्य है या नहीं है, इसको देखना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डिलुट बनाम जो वाइट एंड सन्स का केस था, और उसमें जो जस्टिस कैनेडी ने जो शर्तों का निर्धारण किया, तो उन शर्तों को मानने से जस्टिस कैनेडी ने इनकार किया। तो इनकार करने के संदर्भ में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और उन्होंने यह उदाहरण दिया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी राजमार्ग पर जब आप एक दर्शक हैं, तो आप एक दर्शक के रूप में बहुत सारी घटनाओं को, दुर्घटनाओं को आप देखते हैं। तो जब आप ऐसी दुर्घटनाओं को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपनी आंखों से उसे क्षतिग्रस्त होते हुए देख रहे हैं, तो जब आप उसको अपनी आंखों से क्षतिग्रस्त देखते हैं, और जो क्षति उस व्यक्ति को होती है, और उस व्यक्ति के क्षति को देखकर आप जब किसी पीड़ा में आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर मान्यता देने की बात कही गई है, और ऐसे में इन शर्तों को रखना कहीं से भी स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने यहाँ कहा कि ऐसे भी अनेकों मामले हो सकते हैं जिनमें कष्ट अथवा पीड़ा को देखकर प्रत्यक्षतः और तात्कालिकतः अत्यंत कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी शारीरिक आघात से पीड़ित हो सकते हैं, और यदि किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट अथवा ऐसी पीड़ा के परिणाम स्वरूप किसी दर्शक के विरुद्ध कोई दोषपूर्ण कार्य कारित होता है, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि अपकृत्यकारी व्यक्ति को दायित्व से क्यों मुक्ति दी जाए। तो यहाँ जस्टिस एटकिन का स्पष्ट रूप से मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके स्वयं के विरुद्ध वह क्षति नहीं होने जा रही है,
वह क्षति किसी और के विरुद्ध होने जा रही है, और उस पीड़ा, उस दर्द और उस घटना को देखकर, महसूस करके अगर आपकी तंत्रिकाओं को अगर कोई आघात हो रहा है तो वहाँ भी अपकृत्य को मान्यता दी जानी चाहिए, और जो भी अपकृत्य करता है उसे कहना चाहिए कि आपको मुआवजा देना होगा। जैसा कि हम अगर इन सारे संदर्भों को ध्यान में रखकर अगर हम इस तरह के अपकृत्य की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर हम किसी लीगल टेस्ट की बात करेंगे तो हाँ, लीगल टेस्ट के लिए 3 चीज़ों का होना तो बिल्कुल आवश्यक है, और उन 3 चीज़ों को हम अवश्य रूप से ध्यान में रखते हैं। हालांकि एक्सेप्शन के रूप में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें स्वयं उस वादी के विरुद्ध कोई क्षति नहीं होने जा रही थी, किसी अन्य को होने जा रही थी। इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में यह जानना आवश्यक है कि मुख्यतः वह कौन से कारक होते हैं, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इस अपकृत्य को मान्यता देने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे पहले तो चूंकि यह नेग्लिजेंस का ही पार्ट है, उपेक्षा का ही एक भाग है, उसका एक एक्सटेंशन है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ड्यूटी टू केयर वाली बात थी जो उपेक्षा में या नेग्लिजेंस में होती है, उसको यहाँ भी होना आवश्यक है। सो ड्यूटी टू टेक केयर होना चाहिए प्रतिवादी के साथ। प्रतिवादी का यह कर्तव्य है कि वह वादी के प्रति लापरवाही न करे। सो लापरवाही न करने का और स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो अपनाने का सिद्धांत है वह उस प्रतिवादी को मानना चाहिए, उसके साथ है। ऐसे में जो दूसरा कारक यहाँ ये देखा गया कि हाँ, एक तो वहाँ पर कर्तव्य है, दूसरा कि उस कर्तव्य की जब अवहेलना होती है, जब उसका भंग होता है और जब वो क्षति कारित होने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से यह क्षति वादी के शरीर को ही होने की संभावना है, और उसकी वजह से या उसको देखकर या उसको सुनकर इस वादी को कोई तंत्रिकाघात हुआ हो। लेकिन जो बहुत सारे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा भी की, जो बहुत सारे रिलेशंस हैं, उनमें ऐसा करना संभव नहीं है। वहाँ पर हम इसको जरूर मान्यता देंगे कि जो क्लोज्ड रिलेशंस हैं वहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि क्षति आपके शरीर को हो, वो अगर क्लोज रिलेटिव को होने जा रही है उसको देखकर भी आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है। एक जो इस लीगल टेस्ट का जो तीसरा बिंदु है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है कॉजेशन का। जो कॉजेशन, जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को कारित करने वाला प्रतिवादी है। जो प्रतिवादी का एक्शन है उसमें और जो वादी को क्षति हो रही है उसमें जो कनेक्शन है, क्या वह डायरेक्ट कनेक्शन है या बहुत ही रिमोट कनेक्शन है, तो इसको भी देखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कॉजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तो ऐसे में हमने देखा कि ये जो 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको मैंने अभी रेखांकित किया, इनका होना इस तरह के अपकृत्य में बहुत ही आवश्यक होता है। एक तो आपका कर्तव्य, दूसरा उसका भंग, और जो क्षति होने वाली है वह मुख्यतः स्वयं के शरीर के विरुद्ध होने वाली हो, और किसी खास अपवाद में या जो आपके रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनको होने की संभावना हो, और जो डिफेंडेंट का जो एक्शन है, जो प्रतिवादी का कार्य है, और जो क्षति हुई है, जो यह तंत्रिकाघात हुआ है, इनके बीच में किस तरह का कनेक्शन है। क्या यह रिमोट तो नहीं है? अगर बहुत ज़्यादा रिमोट होगी तो ऐसे में यह अपकृत्य मान्य नहीं होगा और यहाँ पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं होगा। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे वाद होते हैं जिसमें आप जरूरी नहीं है कि जो लापरवाही हुई है वह सीधे आप ही के विरुद्ध लापरवाही हुई हो, वह एक सामान्य लापरवाही का भी केस हो सकता है। लेकिन जब आपको क्षति हुई है और आपको उस क्षति में तंत्रिकाघात हुआ और उस वजह से ये मानसिक क्षति है, शारीरिक क्षति नहीं है, इस मानसिक क्षति में आपको जो भी हानि हुई है उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए
आप कई बार सेवक को या उसके मालिक को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रातिनिधिक दायित्व के आधार पर भी हम कई बार जिम्मेदारियों का निर्धारण करते हैं और सेवक की जगह पर मालिक को भी हम दोषी मानते हैं। अब एक वाद ऐसा आया, डुले बनाम कैंपले लैड एंड कंपनी। इस वाद में एक क्रेन का चालक था और उस क्रेन के चालक ने सबसे पहले देखा कि ज़्यादा वजन हो जाने की वजह से जो एक रस्सी थी वह टूट गई, और जब वो रस्सी टूट गई तब यह जो संधारण होता है जहाज का, उसमें यह व्यक्ति गिर जाता है। और इस घटना के क्रम में जैसे उसने देखा कि रस्सी टूट गई है और उस टूटने की वजह से उसे एक मानसिक आघात होता है, एक तंत्रिका आघात होता है और वह जहाज के संधारण में गिर पड़ता है और उसे क्षति होती है, उसे हानि होती है। अब जब इसमें एक वाद लाया गया और यहाँ यह स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया कि यह जो घटना घटित हुई, जो रस्सी टूटी, यह सिर्फ वजन की वजह से यह रस्सी नहीं टूटी है, यहाँ मेंटेनेंस का अभाव था, यहाँ घोर उपेक्षा का मामला था, और चूंकि मेंटेनेंस नहीं हो रहा था और जो कंपनी थी, जो कैंपबेल लैड एंड कंपनी थी, इसके द्वारा उसका मेंटेनेंस रख रखाव ठीक से नहीं किया गया था और इस घोर उपेक्षा के कारण ही वह रस्सी टूटी। और उसको देखकर इस चालक को जो मानसिक आघात हुआ और गिर पड़ा और उसको जो क्षति हुई, उसके लिए कंपनी उत्तरदायी है। और यहाँ यह माना भी गया कि जो क्रेन की रस्सी गिरी, टूटी, वह प्रतिवादियों की लापरवाही की वजह से ही टूटी और इसके लिए वह वादी के प्रति उत्तरदायी होंगे और यहाँ पर जो भी कंपनसेशन होगा वह उनको देना होगा, ऐसा यहाँ निर्णय दिया गया। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि उपेक्षा जब होती है और उस उपेक्षा के कारण कई बार आपके स्वयं के शरीर के विरुद्ध कोई हानि होने वाली हो, स्वाभाविक रूप से अगर कोई क्रेन पर बैठा हुआ है, अगर वह देख रहा है कि यह रस्सी टूट गई और उस रस्सी के टूटने की वजह से जब उसे लगा कि मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है, तो उसे स्वाभाविक रूप से आघात होगा, मानसिक पीड़ा होगी और उस मानसिक पीड़ा की वजह से ही जब उसे कोई मूर्छाई, वह गिर गया और उसे चोट लगी, तो यह माना गया, हालांकि रस्सी एक ही टूटी थी, तो माना गया कि यह जो घटना घटित हुई, यह जो प्रतिवादी थे उनके द्वारा घोर उपेक्षा के कारण ही घटित हुई और जिसके लिए वह उत्तरदायी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अन्य वाद को देखते हैं। इस वाद में ऐसा हुआ, इसे कोर्ट ऑफ अपील द्वारा निर्णित किया गया। यह था ओवेंस बनाम लिवरपूल कॉरपोरेशन। इस ओवेंस बनाम लिवरपूल कॉरपोरेशन में ऐसा कहा गया कि तंत्रिकाघात के लिए वादी की ऐसी जो कार्यवाही है उसको मान्यता प्रदान की गई जिसमें मानव जीवन के खतरे के कारण नहीं कारित हुई थी, जबकि एक शव को खतरा होगा उसके लिए कारित की गई थी। तो अब इसका एक्सटेंशन है ये। अभी तक सबसे पहले हमने देखा कि स्वयं के शरीर के विरुद्ध वह हानि होनी चाहिए, उसके आगे हमने देखा कि जो आपके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, अगर उनको भी अगर कोई क्षति होने जा रही है और उसकी वजह से अगर कोई मानसिक आघात होता है, कोई तंत्रिक आघात होता है, तो वहाँ पर प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में चूंकि यह बड़ा ही विशिष्ट मामला था, इस केस में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ किसी जीवित व्यक्ति के शरीर को क्षति होने की बात नहीं थी, यहाँ एक मृत व्यक्ति के शरीर को क्षति होने की बात थी। तो हम देखते हैं कि जब कोई मृत व्यक्ति और जब उस मृत व्यक्ति के शरीर को, मृत शरीर को जब परिवार के लोग देखते हैं और उनकी जो उस समय की जो अंदर की जो संवेदनाएं होती हैं, जो करुणा होती है, वह निश्चित रूप से बहुत ही विशेष और भिन्न होती है। और उस तरह की करुणा के बीच में अगर किसी प्रतिवादी के कृत्य की वजह से, प्रतिवादी के किसी कार्य से अगर उस शव को अगर क्षति पहुंचने जा रही है, तो यह भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसे भी सहन करना परिवार के सदस्यों के लिए कई बार संभव नहीं होता है, क्योंकि वह इस विश्वास में नहीं होते हैं कि जो हमारा प्रिय है वह मर चुका है, वह अभी भी उसको
इस दुनिया में जिंदा महसूस करते हैं, और ऐसा वो कई दिनों तक, कई महीनों तक करते हैं। तो जब वह कोई व्यक्ति और उसका मृत शरीर वहाँ पड़ा हुआ है और उसके परिवार के सदस्य हैं, तो इस समय, इस परिस्थिति में आप उनकी अगर करुणा को, उनकी संवेदना को देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि उनके लिए वह एक मृत शरीर नहीं है, वह व्यक्ति एक जीवित व्यक्ति के समान ही है, जिसे वह बहुत प्यार करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और वह इस उम्मीद में होते हैं कि कहीं यह हमारा प्रिय खड़ा हो जाएगा और हमसे बात करेगा। तो सिर्फ यह मृत व्यक्ति का शरीर है मान लेने भर से कि यह जो चोट की संभावना थी किसी डेड बॉडी के साथ थी, किसी मृत शरीर के साथ थी, या किसी जीवित व्यक्ति के शरीर के साथ नहीं थी। तो ऐसे में तंत्रिका घात के अपकृत्य को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए यहाँ, और किसी भी तरह से प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस तरह का आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोर्ट ने यह कहा कि यह परिस्थिति सामान्य परिस्थितियों से अलग है, इस परिस्थिति को आप किसी सामान्य रूप से नहीं देख सकते हैं, यह एक विशेष परिस्थिति है, और इस विशेष परिस्थिति में भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए वह व्यक्ति एक मृत व्यक्ति के रूप में नहीं है, वह जीवित समान ही है। तो ऐसे में अगर उस शरीर के साथ भी अगर कोई क्षतिकारित होने जा रही है या उसकी कोई संभावना है, तो जो तंत्रिका घात अगर परिवार के किसी सदस्य को हो रहा है, जो मानसिक आघात परिवार के किसी सदस्य को हो रहा है, तो उसके लिए प्रतिवादियों को उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है और उनसे मुआवजे की मांग की जा सकती है। यहाँ जो न्यायाधीश थे वह जस्टिस मैकेन थे। सो जस्टिस मैकिन ने कहा कि दूसरों के प्रति असावधानी के लिए दोषी व्यक्ति को सदैव अपनी उपेक्षा से ग्रस्त व्यक्ति की ऐसी विलक्षणता के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनसे क्षति में वृद्धि अथवा उसमें विस्तार की संभावना बढ़ जाती है, उसमें क्षति या उसके विस्तार की संभावना बढ़ जाती है। तो सिर्फ इस शरीर को एक मृत शरीर भर मान लेने की वजह से आप अगर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं तो इसकी संभावना कम है। तो मानव जीवन के खतरे का ही एक कारण हो यह आवश्यक नहीं है, किसी विशेष परिस्थिति में यह ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो जीवन है नहीं, मृत शरीर है और वहाँ कोई क्षति होने जा रही है, वह व्यक्ति मृत है, उससे बड़ी क्षति क्या हो सकती है। सो जब व्यक्ति मृत है उससे बड़ी क्षति कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से कोई यह कहेगा कि उससे क्या हानि हो सकती है या किसी हानि होने की संभावना से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने कहा कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ सकता है और ऐसी कार्रवाई को मान्यता दी गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा वाद जिसमें इसको विस्तार से इस विषय पर चर्चा की गई और इसमें बहुत सारे पहलुओं पर जो कोर्ट है उसने अपने विचार रखे और इस नर्वस शॉक के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परिधि के बाहर होना, जो आपका प्लेस है वो कहाँ है, आप उस घटना को किस रूप में देख रहे हैं, आप उस घटना को कैसे सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इन सब बातों का भी असर होता है। क्योंकि इस तरह के वाद को मैंने जैसा पहले भी कहा था कि बहुत पहले मान्यता थी ही नहीं, इसको धीरे धीरे करके कई सारे वादों में इसको मान्यता दी गई। तो इस पर कई बार एक विस्तृत चर्चा की भी आवश्यकता होती है। तो यह एक केस था जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से इस विषय को समझा गया और परखा गया और निर्णय दिया गया। यह केस था बोरहिल बनाम यंग का। इस केस में एक फिशर लेडी थी और ये मछली बेचने वाली एक महिला थी और वह एक ट्राम कार से उतर रही थी। तभी एक कोई दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में कुछ आवाज़ हुई। उस आवाज़ को इस महिला ने सुना। हालांकि यह स्वयं उस घटना स्थल पे नहीं थी और इसने उस घटना को होते हुए देखा भी नहीं। जब यह उस ट्राम से उतर रही थी तभी एक मोटरसाइकिल चालक जो खुद ही असावधान था, वह खुद ही नेग्लिजेंट था, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस दुर्घटना में जो आवाज़ उत्पन्न हुई, एक भारी शोर हुआ। हम जानते हैं कि जब भी कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होती है, कोई वाहन एक वाहन से टकरा गया या कुछ हो गया, तो उससे निश्चित रूप से एक आवाज़ उत्पन्न होती है और हमें भय होता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं दुर्घटना घटित हुई। आसपास भी अगर होती है तो अचानक से हम
फ्राइटेंड हो जाते हैं उसको देखकर, या जो भी हमें लगता है कि हमें भागना चाहिए या हमें कुछ और करना चाहिए अपने बचाव में, वो हम करते हैं। तो यह महिला ट्राम कार से उतर रही थी। एक मोटरसाइकिल चालक जो कहीं उस सड़क पर था वह दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। मोटरसाइकिल चालक खुद ही लापरवाही से मोटरसाइकिल को चला रहा था, वह खुद ही असावधान था, इस वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इससे उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत मोटरसाइकिल चालक के मृत शरीर को भी वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद यह महिला उस घटना स्थल पर पहुंचती है। ना तो इस महिला ने देखा था, न इस महिला ने उसको पहचाना था। इस महिला ने आवाज़ सुनी थी, निश्चित रूप से आवाज़ सुनी थी। जब उस मृत मोटरसाइकिल चालक के शरीर को वहाँ से हटा लिया गया था, तब यह उस घटना स्थल पर पहुँच रही है। और जब यह उस घटना स्थल पर पहुँचती है और वहाँ पड़े हुए रक्त को देखती है, तो उस रक्त को देखकर इस महिला को तंत्रिकाघात होता है और इस नर्वस शॉक की वजह से 1 महीने के बाद वह एक मृत शिशु को जन्म देती है। वह एक गर्भवती महिला थी। उसने वहाँ रक्त देखा, सड़क पर गिरा हुआ रक्त देखा, एक्सीडेंट की आवाज़ उसने सुनी थी। हाँ, यह सत्य है कि एक्सीडेंट होते हुए उसने देखा नहीं था। जो मोटरसाइकिल चालक मृत था उसके शरीर को भी उसने नहीं देखा, वहाँ पड़े हुए रक्त को देखा और इस वजह से उसे तंत्रिकाघात हुआ। तो क्या यह मानना चाहिए कि मात्र रक्त देखने भर से या आवाज़ सुन लेने भर से आपको अगर कोई तंत्रिकाघात होती है तो आप किसी प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि आपके एक कृत्य की वजह से, आपकी वजह से यह दुर्घटना हुई और उसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ और मैंने रक्त देखा और मुझे यह हानि हुई, तो आप उत्तरदायी हैं। तो जब भी हम इसमें एक संभावनाओं की बात करते हैं, एक रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या इस रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी के दायरे में यह महिला आती थी या नहीं आती थी, इसको इस वाद में देखा गया। जब यह वाद संस्थित किया गया, जो मोटरसाइकिल चालक था उसके निजी प्रतिनिधियों के विरुद्ध इस वाद को दायर किया गया, क्योंकि मोटरसाइकिल चालक ही नेग्लिजेंट था। मैंने कहा उसकी लापरवाही से ही यह एक्सीडेंट हुआ था। तो जब यह वाद उसके निजी क्योंकि वो अमृत था, उसके विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकता था, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो उसके जो निजी प्रतिनिधि थे, उनके विरुद्ध यह वाद दायर किया गया कि चूंकि यह घटना घटी और इसकी आवाज़ मेरे कानों तक आई, मैं ट्राम से उतरी, मैं घटना स्थल पर गई और मैंने वहाँ रक्त देखा, तो मुझे तंत्रिकाघात हुआ और इसकी वजह से मैंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। आप इसके लिए कंपनसेशन देने के दायी हैं। अब जब इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने लाया गया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह माना कि जो मृतक है उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह वादी के प्रति किसी भी प्रकार की क्षति का पूर्वानुमान कर सकता था। जो मोटरसाइकिल चालक था वह कहीं से भी इसकी पूर्व कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका एक एक्सीडेंट होगा, उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होगी और वहाँ पर एक महिला ट्राम से उतर रही होगी और वह उस घटना स्थल पर आएगी और रक्त देखकर उसे कोई तंत्रिकाघात होगा। और इस प्रकार वह वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य भी धारण नहीं कर सकता था। अतः जो मोटरसाइकिल चालक के निजी प्रतिनिधि थे, उनको किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो महिला थी वह उस घटना से करीब 50 फीट की दूरी पर थी और जो भी उसका दृष्टि पथ था, उस दृष्टि पथ के सामने वो ट्राम कार थी और उस ट्राम कार की वजह से, क्योंकि वह ट्राम कार से ही उतर रही थी, ट्राम कार की वजह से वह उस घटना को देख भी नहीं पाई, वो देख भी नहीं रही थी। तो ऐसे में जब हम रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी की बात करते हैं और जब हम रीजनेबल फोर्सिबिलिटी में देखते हैं कि क्या जो मोटरसाइकिल चालक था वह कहीं से भी यह सोच सकता था कि यह महिला आएगी और उसका एक्सीडेंट होगा और उसके रक्त को देखकर इसे इस तरह की हानि हो सकती है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो निर्णय था वह निश्चित रूप से एक उचित निर्णय दिख रहा है इस वाद में। और कहीं ना कहीं से जब हम इस नर्वस शॉक की या इस तरह के अपकृत्य की बात करेंगे तो इसकी सीमाओं को भी रेखांकित करना आवश्यक है, अन्यथा
कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप यह क्लेम कर दें कि मैंने यह देखा, मैंने यह सुना, मैंने इस घटना को सुनने के बाद मुझे इस तरह की क्षति हुई, या इस घटना को देखने के बाद मुझे इस तरह की क्षति हुई, और आप न्यायालय के सामने पहुँचें और किसी प्रतिवादी से मुआवजे की मांग करें। तो इसकी सीमाओं को रेखांकित करने के लिए यह जरूरी था कि बताना कि आप उस परिधि में थे या नहीं है। जो भी रीजनेबल फोर्सिबिलिटी थी उस मोटरसाइकिल चालक के लिए, आप उस परिधि में थे या नहीं थे। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह माना कि आप उस परिधि से बाहर थी, क्योंकि ना आपने घटना देखा, ना आप वहाँ पहुँचकर मृत शरीर को देख पाई। तो ऐसे में जो निजी प्रतिनिधि है वो कहीं से भी उत्तरदायी नहीं होंगे। अब यहाँ एक बात और समझनी आवश्यक है कि कई बार हम जब विक्टिम की बात करते हैं कि जो विक्टिम है, दो तरह के विक्टिम हो सकते हैं, किसी भी उपेक्षा या इस तरह के नर्वस शॉक के मामलों में। तो जब भी हम किसी उपेक्षा में या नर्वस शॉक में जब देखते हैं तो दो तरह के विक्टिम हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी विक्टिम हो सकता है, एक सेकेंडरी विक्टिम हो सकता है। जहाँ तक किसी प्राइमरी विक्टिम की बात होती है वहाँ पर तो यह स्वाभाविक है कि इसको मान्यता दी जाए कि हाँ, उसके खुद के स्वयं के शरीर को कोई क्षति कारित होने जा रही थी और इसकी संभावनाओं को देखकर उसे कोई मानसिक आघात होता है, इसको माना जा सकता है। लेकिन जब आप स्वयं वहां उपस्थित ही नहीं है, आपने बस बाद में इस घटना के बारे में सुना या देखा, तो आपको इसके बीच के अंतर को समझना जरूरी होगा कि प्राइमरी में क्या होता है कि स्वयं आपके लिए हो रहा है, या फिर आप स्वयं देख रहे हैं, आपके सामने वो घटित हो रही है घटना, आप स्वयं उसको सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपके सामने वह घटना घटित हो रही है, तो आप उस समय प्राइमरी विक्टिम हुए। सेकेंडरी विक्टिम वो होता है जो घटना स्थल पर ही नहीं है, जहां घटना हुई वहां से वह दूर दूर तक नहीं है, वह उस स्थान पर बाद में पहुंचता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को रेस्क्यू करने कोई पहुंचा, या ऐसा होता है कि आपने कहीं किसी दुर्घटना के बारे में सुना, आप वहां उसको देखने पहुंचे, लोगों को बचाने पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले हो सकते हैं कि जहां पर आप घटना जब घटी उस वक्त आप नहीं थे, लेकिन आप बाद में पहुंचे। तो जब आप बाद में पहुंचते हैं तो आपका स्टेटस वहां पर प्राइमरी ना होकर सेकेंडरी विक्टिम का स्टेटस होता है। तो सेकेंडरी विक्टिम के स्टेटस में हमको यह देखना आवश्यक होता है कि हम इसको कहां तक देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इस चेन को आप बनाना शुरू करेंगे, किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी घटना के बारे में जानकारी दी और उस जानकारी के मिलने के बाद वह व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचता है, ऐसे करके फिर उस व्यक्ति ने किसी और को बताई, फिर वो पहुंचता है, ऐसे करके अगर बहुत सारे चेन बनेंगे तो उन सारे चेन के लोगों को मुआवजा दिलाना बिल्कुल ही संभव नहीं होगा। तो यह बहुत ही कठिन कार्य होगा किसी के लिए भी कि जब कोई सेकेंडरी विक्टिम होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि यह सेकेंडरी विक्टिम जो है वह जेन्युइनली किसी मेंटल इलनेस का शिकार हुआ है, किसी नर्वस शॉक का शिकार हुआ है इस घटना की वजह से। और कॉजेशन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इस कॉजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर यह प्राइमरी विक्टिम और सेकेंडरी विक्टिम का जो कॉन्सेप्ट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राइमरी विक्टिम के केस में तो कॉजेशन को एस्टैब्लिश करना बड़ा ही आसान है, लेकिन सेकेंडरी विक्टिम के केस में जो कॉजेशन को एस्टैब्लिश करना होता है यह एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। जैसा कि एक वाद में हुआ था कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा था और एक स्टेडियम था, और उस स्टेडियम में जो दीवारें थी और जो बैठने का स्थान था वो कोलैप्स कर गया। वह कोलैप्स हुआ, जो स्टेडियम के रखरखाव के लिए जिम्मेदार लोग थे उनके द्वारा कोई उपेक्षा की गई थी, और जिसकी वजह से यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई कुचलकर मरने से, उसमें एक भगदड़ भी मच गई। अब इस घटना को किसी ने टेलीविजन पर देखा, और टेलीविजन पर देखने के बाद उस व्यक्ति ने एक वाद दायर किया और कहा कि इस बहुत ही बड़ी घटना जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, जो कि इस स्टेडियम के जो मालिक थे उनके रखरखाव में कमी की वजह से हुई, उपेक्षा की वजह से हुई, और इससे मुझे तंत्रिका घात हुआ, मानसिक आघात हुआ, और इस क्षति के लिए जो स्टेडियम के मालिक हैं वो जिम्मेदार हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए तो टीवी पर उस समय करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे, तो क्या यह माना जाएगा कि जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं
उन सबको अगर कोई आघात हुआ है तो उन सारे लोगों को मुआवजा मिलेगा और ये स्टेडियम के जो मालिक हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह के वाद में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही विस्तार से रखा गया और इसकी चर्चा की गई कि जो प्राइमरी विक्टिम होते हैं और जो सेकेंडरी विक्टिम होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है, और जो सेकेंडरी विक्टिम का मामला होता है उसमें आप वहीं तक सीमित रह सकते हैं जहां तक कि वह वादी हैं और जितने लोगों ने वहां पे मुआवजे की मांग की है। इससे अगर आगे आप देखना चाहेंगे तो यह लिस्ट बढ़ती जाएगी और यह बड़ा ही कठिन परिस्थिति का रूप ले लेगी, और यह जब कठिन परिस्थिति का रूप लेगी तो इसमें किसी न्यायालय के भी समझने के लिए नहीं रह जाएगा कि इसमें हम न्याय कैसे करेंगे। तो किसी भी न्याय को करने के पूर्व इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है न्यायालय को। अब जब हम आगे बात करते हैं इसके, तो एक वाद आया था, ये था किंग वर्सेस फिलिप का। अब यहाँ हम कुछ अंतर देखेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो किंग वर्सेस फिलिप में जो निर्णय दिया गया वह पहले के दिए गए निर्णयों से किस प्रकार अलग है, और क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण था या यह यथोचित है या नहीं है। इस वाद में एक टैक्सी चालक जो है वह अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था। जब वह अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था, ठीक उसके पीछे एक बच्चा एक तिपहिया वाहन पर था। अब एक महिला जो उस बच्चे की माँ भी थी, वह छत में खिड़की के पास शीशे से इसको देख रही थी। उस महिला को यह दिखा कि बैक करते हुए जब गाड़ी पीछे आ रही थी तो जो वह तिपहिया वाहन था जिस पर बच्चा था, वो तिपहिया वाहन, उसने बच्चे को नहीं देखा कि बच्चा गाड़ी के नीचे आया है। उसने यह जरूर देखा कि तिपहिया वाहन गाड़ी के नीचे आया, और उसने यह भी सुना कि कोई बच्चा चिल्ला रहा है। जब वह ट्राइसाइकिल उस गाड़ी के चपेट में आया और एक आवाज आई किसी बच्चे के चिल्लाने की, यह माता अपनी खिड़की पर खड़ी थी और वहां से देख रही थी। अब जब इस घटना की वजह से जो भी क्षति कारित हुई वह आपको जानना आवश्यक है। बच्चे को और साइकिल को, संपत्ति और शरीर, जीवन दोनों को मामूली चोट आई। बच्चे को मामूली खरोच चोट आई, बच्चा गाड़ी के नीचे नहीं आया था। लेकिन जो तंत्रिका घात हुआ, जो आघात हुआ इस महिला को, और इस आधार पर उसने एक वाद दायर किया और उसने कहा कि जो प्रतिवादी है, जो टैक्सी चालक है या उसके जो मालिक हैं, वह उत्तरदायी हैं मेरी इस क्षति के लिए। तो यहाँ यह देखना जरूरी था कि जो युक्तियुक्त जो आशंका होती है, क्या यह क्षति, इस माँ को जो क्षति हुई है, वह उस युक्तियुक्त आशंका की परिधि से बाहर है या अंदर है, इसको देखा जाना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि सकरी गली में जब लॉरी गिर रही थी, एक माँ ने आवाज़ सुनी थी, एक वो निर्णय हमने देखा है। अब इस निर्णय में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ कोर्ट का ये कहना है कि चूंकि वह माँ ऊपर खिड़की पर थी और वहाँ से इसको देख रही थी, तो टैक्सी चालक के लिए कहीं से भी यह पूर्व कल्पनीय नहीं था कि मेरी टैक्सी जब बैक हो रही होगी, उसके पीछे एक बच्चा साइकिल के साथ आएगा, उसकी चपेट में आएगा, और उसकी माँ छत पर जो खिड़की है वहाँ से उसको देख रही होगी और उसको कोई तंत्रिका घात होगा। तो कोर्ट ने माना कि बिल्कुल ही जो पूर्वकालिक जो युक्त आशंका की परिधि है उससे वह महिला बाहर थी, और इसके आधार पर जो प्रतिवादी हैं उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अब हम जब इस निर्णय को, किंग वर्सेस फिलिप के निर्णय को पहले के निर्णय से अगर हम तुलना करते हैं, ड्यूलिट वर्सेस व्हाइट एंड सन्स से तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो किंग वर्सेस फिलिप का जो निर्णय है, इसमें भी यह एक माँ है जो अपने बच्चे को एक टैक्सी के चपेट में आते हुए देख रही है। हालांकि बच्चे को उसने चपेट में आते हुए भले ही न देखा हो, लेकिन उसका बच्चा उस साइकिल पर था, और जब साइकिल उसकी चपेट में आ रहा है तो उसको यह आशंका बिल्कुल हो सकती है कि मेरे बच्चे के शरीर को कुछ क्षति होने जा रही है, और उस क्षति होने की वजह से इस महिला को, और होने की संभावना की वजह से इस महिला को अगर कोई तंत्रिका घात होता है, तो ऐसे में यह बिल्कुल ही
कहना गलत होगा कि वह महिला उस परिधि से बाहर थी। इस वजह से जो टैक्सी चालक या उसके मालिक हैं उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो इनको अगर हम पूर्व के निर्णयों के साथ अगर हम तुलना करके देखते हैं तो हम जरूर पाते हैं कि जो किंग वर्सेस फिलिप का जजमेंट है इस पर जरूर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस तरह की विधि को आगे बढ़ाने से जो ऑलरेडी हमारा सेटल्ड लॉ था कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, अगर उनको अगर कोई आघात पहुंच रहा है, उसकी वजह से अगर आपको कोई तंत्रिका आघात होता है तो उसके लिए भी प्रतिवादियों को उनकी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब इस विधि के बारे में हमने देखा कि इसका विकास क्रम क्या था। पहले इसे मान्यता ही नहीं थी, बाद में इसे मान्यता मिलती है। मान्यता मिलने के बाद क्रमशः इसमें विकास किया जाता है और आज के समय में जो इसका परिप्रेक्ष्य है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे वाद नहीं है जो नर्वस शॉक पर हैं। हाँ, जो मानसिक पीड़ा और जो मानसिक उत्पीड़न है उसके आधार पर जरूर बहुत सारे वादों में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस M.K. गुप्ता। इस केस में चूंकि फ्लैट लेना था उसको और उसको मानसिक उत्पीड़न हो रहा था तो कोर्ट ने मुआवजा देने का निर्णय दिया था। लेकिन डायरेक्टली नर्वस शॉक पे हमारे यहाँ जो केसेस हैं वह न के बराबर है, इसीलिए हम विदेश में निर्णित किए गए केसों को ही देखते हैं। तो अब इसी के साथ इस व्याख्यान का समापन होता है। धन्यवाद। Hi, my name is Gillette Sam, and I teach sociology at IIT Kanpur. Today, I want to tell you a little bit about what sociology is. In order to go ahead and study sociology, one of the things you need to develop is a sociological way of thinking. Now, this capacity to think in a sociological manner was termed as the sociological imagination by an American sociologist called C. Wright Mills in 1959. He argued that in order to think in a sociological manner, you should be able to have two different skill sets. The first skill set would require you to have the capacity to think beyond the problems that individuals face. So if you encounter a problem that some one individual is facing, you should be able to connect it to a broader public problem. Mills gave the example of people in his neighborhood. He says if there is one person who is unemployed in the neighborhood, that seems to be an individual problem. But as a sociologist, you're expected to dig around a little. So you come across a couple of other people in your neighborhood who are also unemployed. That indicates to you that rather than being a specific problem, there is a larger public issue at hand. So as a sociologist, you're supposed to look at individual problems and see how they are connected to broader public issues. The second capacity that you're expected to develop as a sociologist is the capacity to link an individual's biography with history. Historical thought may not come to you as the first thing that's connected to sociology, but it plays a pretty important role in the field. So Mills argues that rather than looking at a problem in the here and now, it's important to trace that long historical trajectory that may be connected to this individual problem. Let me give you an example from India, right? Let's say you look at the women in your family. Let's see at what age do they get married. So you may see that your sibling is getting married at the age of 25.
Go back one generation. At what age did your mother get married? You may find that she got married a little younger, let's say 21. Go back another generation. At what age did your grandmother get married? You may find that she got married even younger, 18 or possibly even younger than that. So this capacity to see how the history of a family then influences the age at which your sibling got married, that is the capacity to bridge the biography of a person, or rather by a biography we can also think of the biography of a particular problem with history. What has happened in the past? How is that connected to this individual or this problem in the present? Thank you.